जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, हमने YouTube के ऊपर बेटा एक फ्री बैच स्टार्ट किया है और आज हमारा उसका सेकंड सेशन होने वाला है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेशो का बेसिक क्या होता है। ठीक है, आज हम थोड़ा सा पहले बेटा देख लेते हैं कि मिक्सचर का बेसिक क्या है। ठीक है, कि मिक्सचर होता क्या है। तो बेसिक सा मतलब है बेटा इसका कि अगर आप कभी भी दो चीज़ों को एक साथ मिक्स कर रहे हैं, अगर आप उनको मिला रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। लाइक आपके पास एक कंटेनर है, आपने बेटा इसके अंदर क्या मिला दिया, मिल्क मिला दिया। ठीक है, और आपने इसी कंटेनर के अंदर बाहर से लाके बेटा वाटर मिला दिया और आपने इसको जो अच्छे से मिक्स कर दिया। तो इस कंटेनर के अंदर क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा मिल्क आपने इसके अंदर मिलाया था 8 लीटर और वाटर आपने इसके अंदर मिलाया था 12 लीटर। तो अगर मैं टोटल क्वांटिटी की बात करूं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कंटेनर के अंदर टोटल लिक्विड है कितना बेटा, 8 और प्लस 12, यानी कि मिल्क प्लस वाटर, एंड दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 20। तो ये जो 20 लीटर है ना, ये क्या है आपका टोटल मिक्सचर, टोटल क्वांटिटी ऑफ दी लिक्विड जो उसके अंदर है। अब इस 20 में से 8 कितना है मेरा मिल्क, 12 कितना है मेरा वाटर। समझना है क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस कंटेनर के अंदर आप मुझे बताओ कि मिल्क और वाटर का रेशो क्या है, तो आप बोलोगे इस कंटेनर के अंदर हमने मिल्क मिलाया था 8 लीटर। ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम किसको, मिल्क की क्वांटिटी को वाटर की क्वांटिटी से, और उस कंपैरिजन को ही हम क्या बोलते हैं, रेशो बोलते हैं। ये लास्ट वाली बेटा वीडियो में मैंने आपको सिखाया था। और पानी कितना है इसमें, 12 लीटर। तो रेशो क्या आ जाएगा यहाँ से, मिल्क और वाटर का रेशो आपके पास आ जाएगा 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। आपको मतलब क्या सीखना है मिक्सचर के अंदर बेटा, या किसी कहीं पे भी अगर आपको रेशो दिख रहा है, मैंने आपको बताया था अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये गिवन होता कि भाई कंटेनर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशो आपको दे रखा है 2:3। ठीक है, अब आप इसको मान सकते हैं कि मिल्क कितना है बेटा 2 यूनिट, मतलब 2 का मल्टीपल ही कुछ होगा। पानी कितना है इसमें, तो पानी है इसमें 3 यूनिट, मतलब पानी की जो क्वांटिटी है ना इस कंटेनर के अंदर वो 3 का मल्टीपल होगी। आप इसके मानने का मतलब क्या है, मान लेते हैं आपको गिवन होता कि भाई इस कंटेनर के अंदर टोटल क्वांटिटी आपको दे रखी है 20 लीटर। आपने माना मिल्क और वाटर का रेशो 2:3, तो आपने क्या माना कि भाई मिल्क की वैल्यू कितना है 2, पानी की कितना है 3। तो आपके हिसाब से टोटल क्वांटिटी मिल्क प्लस वाटर कितनी आई बेटा, 5 यूनिट। ये आपके हिसाब से आई है, ठीक है, एक्चुअली में थोड़ी ना आई है। लेकिन इस 5 यूनिट की वैल्यू जो आपने माना है क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 20 यूनिट। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन को बेटा उल्टा सोल्व कर दिया। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा, 4 लीटर। मिल्क है कितना 2 यूनिट, तो बेटा 2 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगी यहाँ से 8 लीटर। और पानी कितना है इसमें 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगी यहाँ से 12 लीटर। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन बेटा ये उल्टा जो है सोल्व कर दिया। ध्यान रखना रेशो के अंदर ना कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है, पहला आपको रेशो पे कमांड होना चाहिए कि रेशो का मतलब क्या होता है। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि एक कंटेनर है, ठीक है बेटा, इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो है 2:3, और एक दूसरा कंटेनर आपको दे रखा है और जिसके अंदर मिल्क और वाटर का जो कंटेनर है, सॉरी जो रेशियो है बेटा वो है 4:5। अब आपने इसमें क्या किया कि ये दोनों जो कंटेनर है ना बेटा, इनकी क्वांटिटी सेम है, ये भी x लीटर है और ये भी x लीटर है, और ये क्या है, ये फुल भरे हुए हैं। आपने इन दोनों ही कंटेनर को एक तीसरे कंटेनर के अंदर डाल दिया। एक ये बड़ा कंटेनर है, ठीक है, और इन दोनों, ये है बेटा आपका कंटेनर 1 और ये है आपके पास कंटेनर 2। अब इन दोनों को आपने ना इसके अंदर डाल दिया, यानी कि कंटेनर 1 प्लस कंटेनर 2 को आपने इस बड़े वाले कंटेनर के अंदर खाली कर दिया। अब खाली करने के बाद आप मुझे बताओ कि मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बेटा एफकेट के अंदर और सीडीएस के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। पहला आपने मतलब समझा, इसका मतलब क्या है, आपको याद होगा कल वाले बेटा सेशन में मैंने आपको बताया था कि रेशो के अंदर ना ध्यान रखना, मिक्सचर में अगर आपने मिल्क बाहर निकाला है या आपने मिल्क ऐड किया है, वो हमेशा मिल्क में जाके ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक लिक्विड ए है तो वो ऐड या रिमूव हमेशा ए में ही होगा। आप इसको ऐड करो या आप उसको रिमूव करो, वो हमेशा ए में से ही होगा। ऐसे ही अगर आपके पास वाटर है ना,
तो बेटा वाटर हमेशा वाटर में जाके मिलेगा, यानी कि उसी से वो जो है बाहर आएगा। आप ये पॉइंट जो है ना इसको दिमाग में रखो। मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि सेम क्वांटिटी में जाके बेटा कोई भी लिक्विड जो होगा अपनी वाली क्वांटिटी में जाके ही ऐड होगा और उसी में से आप उसको बाहर निकालोगे। अब जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो आपको पता है पानी जाएगा पानी के अंदर, मिल्क जाएगा मिल्क के अंदर। ऐसे क्वेश्चन में ना आसान क्या होता है, देखो आपसे बोला गया कि मिल्क और वाटर का रेशो एक कंटेनर में था 2:3, दूसरे में कितना था 4:5। क्या सेम है यहाँ पे? आप हमेशा काम करो क्वांटिटी पे, आप हमेशा ध्यान दो बेटा क्वांटिटी पे कि भाई क्वांटिटी क्या है। उसने बोला है कि इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम है। आप अपने हिसाब से चेक करो क्या सेम आ रही है, क्योंकि मिल्क प्लस वाटर क्या होता है बेटा, मिल्क प्लस वाटर क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ दी कंटेनर या फिर लिक्विड या फिर मिक्सचर। तो मिक्सचर था बेटा मिल्क और वाटर का रेशो पहले वाले में 2:3, मिल्क कितना है 2, पानी कितना है 3, तो टोटल क्वांटिटी आ गई 5। दूसरे वाले में मिल्क कितना है 4, पानी कितना है 5, तो टोटल क्वांटिटी आ गई 9। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों की जो क्वांटिटी है वो कैसी है, सेम। क्या बेटा सेम आ रही है? नहीं, तो पहले क्वांटिटी को सेम करो। इसका मतलब ठीक है, आपको जब ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व बेटा करोगे कि भाई 2 कंटेनर हैं 3 हैं 4 हैं, जब आपने उनको मिक्स कर दिया आपको ये देखना है कि उनकी क्वांटिटी कैसी है। बराबर है तो वो सेम आना चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो जिस रेशो में आप कंटेनर की क्वांटिटी है या जिस रेशो में आप बेटा मिक्सचर को ऐड कर रहे हो उसी रेशो में भी वो आपकी क्वांटिटी यहाँ पे होनी चाहिए। अब ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अटपटा जो है लग जाए, जैसे जैसे बेटा आगे अभी क्वेश्चन आएंगे ना मैं आपको ये बता दूंगा कैसे जो है सोल्व करना है, पर इसको देख लेते हैं। अभी हमने हमारे पास दो क्या थे कंटेनर, हमने इनको बेटा बड़े कंटेनर में डाल दिया है। क्वांटिटी का रेशो सेम होना चाहिए, क्वांटिटी सेम आनी चाहिए। सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, तो 9 से मल्टीप्लाई करके नया रेशो, तो कंटेनर 1 में मिल्क और वाटर का रेशो 9 2 18, 9 3 27। सेकेंड वाले कंटेनर में 5 से मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। अब आप ध्यान से देखो बेटा कंटेनर की दोनों की क्वांटिटी देखो सेम हो गई, दोनों के एडिशन देखो सेम आएंगे। दोनों को ऐड ही तो क्या है उसने, ऐड कर देंगे। तो ये जो तीसरा कंटेनर था जिसमें आपने इन दोनों को मिक्स करा है ना, तो उसमें मिल्क और वाटर का रेशो, तो बेटा मिल्क में ऐड करेंगे मिल्क, पानी में ऐड करेंगे पानी, तो कितना जाएगा देखो यहाँ से 38 रेशो 7 और 5 12 का 2 हासिल लेगा और 1 2 4 और 1 5, 38 रेशो 52। लेकिन मैंने आपको बताया था रेशो हमेशा अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। तो बेटा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो तो कितना जाएगा ये 19 रेशो, ठीक है 26, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया नहीं आया? तो ध्यान रखो मिक्सचर में 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, पानी हमेशा पानी में जाके ऐड होगा, पानी हमेशा पानी से बाहर आएगा। मिल्क हमेशा मिल्क में जाके ऐड होगा और मिल्क से ही बाहर आएगा। मतलब जिस भी लिक्विड का रेशो आपको मिक्सचर में दे रखा है वो सेम लिक्विड अपने से ही बाहर आएगा, अपने में जाके ऐड होगा, ठीक है, ये पहली चीज। दूसरा, अगर आप बेटा कभी भी 2 कंटेनर 3 कंटेनर 4 कंटेनर को ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि उनकी क्वांटिटी क्या है। अगर सेम है तो आप सेम करेंगे इस तरीके से और ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर सेम नहीं है, मान लेते हैं आपको दे रखा होता है कि भाई इसका मिलाया हमने 3 लीटर, इसका मिलाया हमने 6 लीटर, तो पहले आप क्वांटिटी का इसमें रेशो निकालो, कितना आया बेटा 1:2। तो अगर क्वांटिटी अलग अलग है ना तो पहला स्टेप तो सेम है, आपको क्वांटिटी सेम करनी है। उसके बाद जिस रेशो में कंटेनर आप ऐड कर रहे हो या फिर क्वांटिटी आप मिक्सचर की ऐड कर रहे हो ना, सेम करने के बाद उसी बेटा रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद ऐड करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। मान लेते हैं आपको ये समझ में नहीं आया, तो जैसे जैसे बेटा अभी क्वेश्चन आएगा हम इस कॉन्सेप्ट को भी देख लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखो आज का क्या बोल रहा है आपसे, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर, यानी कि जो कंटेनर है ना आपके पास वो कितना है 30 लीटर का है। इस 30 लीटर के कंटेनर में आपको बेटा मिल्क और वाटर का रेशो जो है, सॉरी मिल्क और वाटर का रेशो आपको दे रखा है, द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3। तो मिल्क एंड वाटर का रेशो कितना है यहाँ पे 7:3। द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडिड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर 1:2। मैंने क्या बताया था अभी, पानी हमेशा पानी में जाके ऐड होगा, मिल्क हमेशा मिल्क में जाके ऐड होगा। देखो कैसे अप्रोच करना है। अगेन 2 तरीके हैं बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। पहला तरीका क्या है, देखो मेथड नंबर 1 देख लो पहले, जो शायद हो सकता है आप लोगों ने अप्लाई किया हो। आपको मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है 7:3,
इसका मतलब कितना है, मिल्क कितना है उसमें 7, वाटर कितना है इसमें 3, टोटल कितना आपके हिसाब से 10। इस 10 की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में कितना दे रखा है 30 लीटर, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा यहाँ से 3 लीटर। तो मिल्क कितना आ गया यहाँ पे, तो मिल्क आ गया आपके पास 7 या 21 लीटर, यानी कि इस 30 लीटर में 21 कितना है मिल्क। तो बेटा पानी कितना जाएगा यहाँ से, एक यूनिट की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू 9 लीटर। उसने क्या बोला है, कितना व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड, हमें पानी ऐड करना है, तो पानी हमेशा पानी में जाके ऐड होगा, इसका मतलब मिल्क पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। टू मेक द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर 1:2। भाई मिल्क कितना था 21, क्या ऐड करा है हमने पानी, तो 9 + x लीटर हमने जो उसमें पानी ऐड करा, और ऐसा करने से जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 1:2 हो गया। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 21 दूनी 42 आ जाएगा, यहाँ से बेटा 9 + x आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 42 में से आप 9 माइनस कर दोगे, दैट इज 33। ठीक है आपका आंसर। तो इसका मतलब क्या है कि हमने 33 लीटर पानी उसमें ऐड किया होगा, तब जाके मिल्क और वाटर का रेशियो आएगा 1:2। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन अगर आपको ये अप्रोच नहीं करना है, इससे थोड़ा सा आसान तरीका अगर आपको देखना है तो देखो मेथड नंबर 2। उसने बोला है कि भाई मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दे रखा है बेटा 7:3, मतलब मिल्क कितना है 7, वाटर कितना है इसमें 3, मैं कितना पानी मिलाऊं, क्या मिला रहा हूं मैं पानी। आप मुझे बताओ अगर मैंने पानी मिलाया है तो बेटा पानी हमेशा पानी में जाके ऐड होगा, इसका मतलब मिल्क पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसका मतलब क्या है कि कंटेनर के अंदर मिल्क की जो क्वांटिटी है वो सेम है जितनी पहले थी। तो आप रेशो में चेक करो, अब कुछ पानी मिलाने के बाद एडिंग सम वाटर, ठीक है, ऐड वाटर, वाटर ऐड करने के बाद मिल्क और वाटर का रेशो कितना आ गया 1:2। मैंने क्या ऐड किया है बेटा, मैंने ऐड किया है पानी, तो क्या मिल्क पे कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। बस आप ये ध्यान रखो कि भाई मिल्क की जो क्वांटिटी है ना वो दोनों में सेम होनी चाहिए। क्या सेम है, नहीं है तो सेम करोगे, सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करके, तो नया रेशो कितना आ गया 7:14। समझ आई नहीं आया, कितना आसान हो गया देखो। इसका मतलब मैंने कितने यूनिट बेटा पानी ऐड करा है, पहले कितना था 3, अब कितना हो गया 14, मतलब मैंने 11 यूनिट पानी ऐड किया है। अब देखो ये आया अभी आपका रेशो की फॉर्म में, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका रेशो की फॉर्म में आ गया है। अब आपको ये देखना है, आपको इसमें क्या दे रखा है क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। टोटल कितना था 7 और 3 10, बेटा 10 की वैल्यू कितना दे रखा है आपको 30, तो एक की वैल्यू कितना दे रखा है आपको 3 लीटर, कितने लीटर आपने ऐड करा है 11 यूनिट। अगर एक की वैल्यू 3 है तो बेटा 11 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा आपके पास 33 लीटर, आपका आंसर दैट इज चार्ली। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे ना करके बेटा आपको इस क्वेश्चंस को इस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आप ट्राई करते रहना बेटा, सारे क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके खुद से आप ट्राई करो अगर आप बाद में इसको देख रहे हैं तो, और देखो कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, द एनुअल इनकम ऑफ द 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 9:7 and their expenses are in the ratio 4:3. If each of them save 2000 rupees 2000 per year, what is the difference in their annual income? ठीक है, तो उनकी एनुअल इनकम में डिफरेंस बताना है आपको, है ना। देखो आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि जो इनकम होता है आप सभी बच्चों को पता होगा इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये है, आपको क्या दे रखा है यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है सेविंग, बेटा दोनों की सेविंग सेम है। अगर सेविंग सेम है, देखो इस क्वेश्चन को बेटा सोल्व करने के 3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको इसमें आसान तरीका बता रहा हूं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होगा, सेविंग हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, उसने बोला इनकम का रेशो 2 पर्सन है, मान लिया बेटा ए और बी है, तो उनकी इनकम का रेशो कितना दे रखा है, उनकी इनकम का रेशो दे रखा है 9:7। उनके एक्सपेंडिचर का रेशो, ठीक है, यानी कि ए और बी का जो एक्सपेंडिचर का रेशो है वो आपको दे रखा है 4:3। आप मुझे बताओ इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, सेविंग मिलेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों सेव कर रहे हैं 2000 रुपए, मतलब बेटा ए ने भी सेव किया कितना 2000, बेटा बी ने भी सेव किया कितना 2000। तो मुझे बताओ इनकी सेविंग का रेशो कितना आ जाएगा 1:1। अगर सेविंग का रेशो 1:1 है तो आपको एक चीज और याद होना चाहिए बेटा, इसका मतलब ये भी तो है कि अगर मैं इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा,
एक्सपेंडिचर। और कल वाले बेटा सेशन में मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आप रेशो में से सेम चीज घटा रहे हो, सेम चीज ऐड कर रहे हो, तो रेशो हमेशा सेम रेट से आइदर इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। अगर आप इस स्टेटमेंट को समझ गए तो ध्यान रखो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बेटा चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे रेशो के। ठीक है, ध्यान से देखो इसमें। अब उसने, इसका मतलब क्या है भाई, दोनों में से मैंने 2000 माइनस किया, इनकम में से दोनों में से 2-2000 माइनस किया, तो दोनों में से 2-2000 मतलब सेम वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो बेटा सेम रेट से घटना चाहिए। 9 से घटा 5, 7 से घटा 4, सेम तो है ही नहीं, जबकि सेम आना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, पहले बेटा डिफरेंस सेम करो, क्योंकि ये चीज़ अगर आप सीख गए ना बेटा, बिना एक्स माने, बिना जो है रेशो को आप कन्वर्ट किए एक्स माने, आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये वाला मेथड आप अप्लाई कि इसमें x मानो, इसमें जो है आप y मानो, और उसके बाद बेटा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। और आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आपने इनकम मान लिया 9x और 7x, 9x में से 2000, 7x में से 2000 इज इक्वल टू, तो इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर, और दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको दे रखा है। ये आपका सेकंड मेथड। थर्ड मेथड जो सबसे आसान है, जो मैं आपको इसमें बता रहा हूं, कि आपको ना ये जो रेशियो है ना बेटा, ये सेम करना है। पहले कैसे करोगे, डिफरेंस ले लो, 9 और 7 का डिफरेंस 2, 4 और 3 का डिफरेंस 1, और यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 की मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो 9:7, नया रेशियो आ गया इनकम का। 2 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 8 और 6। अब आप ध्यान से देखो, 9 से 1 घटाए, 7 से 1 घटाए, ये जो रेशियो है ना, अगर सेविंग सेम है तो ये बेटा सेम आना चाहिए। क्या सेम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये क्या है, 9 क्या है उनका इनकम, 8 क्या है उसका एक्सपेंडिचर, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, सेविंग। तो सेविंग है कितना, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितना है बेटा, 2000। क्या पूछा आपसे, दोनों की इनकम का डिफरेंस, तो दोनों की इनकम का डिफरेंस है कितना, 2 यूनिट, यानी कि ए की इनकम थी 9, बी की इनकम है 7, दोनों का डिफरेंस 2 यूनिट। अगर एक यूनिट की वैल्यू 2000 है तो बेटा 2 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा, यहाँ से 4000। आपका आंसर, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेथड नंबर 1 और बेटा मेथड नंबर 2 से आपको सोल्व करने की इसमें अब जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये जो डिफरेंस है ना, ये ऑलरेडी सेम आता है। अगर ये ऑलरेडी सेम है तो देखो क्वेश्चन पे अप्रोच करना बहुत आसान हो जाता है ना। तो बेटा ऐसे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखो। अगला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है आपसे, इन एन ऑफिस 1/3 ऑफ द वर्कर आर वुमेन, half of the women are married and 1/3 of the married women have children. If 3/4 of the men are married and 1/3 of the married men have children, then what is the ratio of married men to the married women? देखो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में ना मैंने आपको हमेशा बेटा बताया कि आप ट्री बना के इस क्वेश्चन को सोल्व करो। करना क्या होता है, जैसे आप ये वैल्यूज चेक करो, डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू आपको दे रखी है, यानी कि जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, इसमें देखो कि डिनोमिनेटर में क्या है, उसका एलसीएम लेके एक वैल्यू अपनी मर्जी से मान लो। सबसे आसान तरीका है, और ये एफकेट में भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। उसने बोला है इन एन ऑफिस 1/3 ऑफ द वर्कर आर वुमेन, यानी कि टोटल का 1/3 क्या है, उसमें वुमेन है। ठीक है, समझने के लिए इसको इधर लिख लेते हैं, टोटल का 1/3 क्या है बेटा, वुमेन। आगे उसने क्या बोला, हाफ ऑफ दी वुमेन आर मैरिड, मतलब हाफ पे आपने काम किया है। 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन, उसने क्या बोला है कि 1/3 के पास क्या है, चिल्ड्रन। इफ 3/4 ऑफ द मैरिड मैन आर, 3/4 ऑफ द मेन्स आर मैरिड, 1/3 ऑफ द मैरिड मैन हैव चिल्ड्रंस। ठीक है, आप बस ये ध्यान रखो, डिनोमिनेटर में क्या नंबर दिख रहा है आपको, 3, 2, 3, 4, 3, सबकी या तो मल्टीप्लाई कर दो या सबका एलसीएम ले लो, या फिर एलसीएम का कोई मल्टीपल ले लो। अगर आपने टोटल वैल्यू लेट करनी है ना कि भाई टोटल लोग ऑफिस के अंदर कितने हैं, तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आपको दे रखी है ना बेटा, इसके डिनोमिनेटर में देखो क्या नंबर आ रहा है, या तो सबकी मल्टीप्लाई कर दो, अगर नंबर बड़ा है तो एलसीएम ले लो। यहाँ पे देखा आसान दिख रहा है, तो 3 तिया 9 तिया 27, 4 दूनी 8, तो आपने मान लिया कि टोटल, देखो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपने मान लिया कि भाई उस ऑफिस के अंदर टोटल लोग थे 27 × 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट मत करना। सॉरी, उसने क्या बोला है, 1/3 ऑफ द वर्कर्स, तो टोटल वर्कर का 1/3 कौन है बेटा, वुमेन। इसका मतलब बाकी कौन है फिर, 2/3 कौन है, मैन। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो। तो बेटा 1/3 3 से डिवाइड करेंगे
यानी कि 72 कौन है उसमें, वुमेन। तो बाकी बचे हुए क्या है बेटा, तो 2/3। तो 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से, 3×27 नौट थे 72 दूनी 144। समझ आया नहीं आया? तो ध्यान रखना इस तरीके, ये नहीं कि आप 27 × 8 की आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ना भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है आपको इनसे काटना है। आगे इसने क्या बोल दिया, हाफ ऑफ दी वुमेन आर मैरिड, यानी कि इस 72 में से हाफ बेटा वुमेन कैसी है, मैरिड। मैरिड कितनी है इसका मतलब 36, तो अनमैरिड कितनी है, आप बोलोगे 36। आगे क्या बोल दिया, एंड 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन। अब इसमें भी बेटा 1/3 के पास क्या है, चिल्ड्रन। और ये कौन से फिर, ये जिनके पास कोई भी बच्चे नहीं है। 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12। तो बाकी कैसे यहाँ पे अब, ठीक है, जिनके पास बेटा कोई भी बच्चे नहीं है। क्लियर है? आगे उसने क्या बोल दिया, 3/4 ऑफ द मैन आर मैरिड, कि भाई जो मैन है ना, मैन का 3/4 कैसे है बेटा, मैरिड, और ये कैसे यहाँ पे अनमैरिड। तो 3/4 पहले 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 4×3 = 12, 4×6 = 24, कितना आ जाएगा, 3×6 = 18 का 18 से लगे 3×3 और 1 10, 108। बाकी कैसे हैं फिर, अनमैरिड। एंड 1/3 ऑफ द मैरिड मैन हैव चिल्ड्रंस, और जितने भी बेटा ये मैरिड मैन है ना, इन पे कितना है, चिल्ड्रन है, और ये कौन से हैं, ये नॉन चिल्ड्रन वाले। तो 1/3 का मतलब, तो 3×3 = 9, 3×6 = 18 यानी कि 36। क्या पूछा है उसने, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैरिड वुमेन टू दी, अच्छा इतना आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। उसने पूछा है कि भाई मैरिड वुमेन का और मैरिड मैन के साथ रेशो क्या है, तो 36:108। कितनी बार जा रहा है बेटा ये, 9 से कट रहा है, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 1:3, 4×3 = 12। तो ध्यान रखना मैरिड वुमेन का मैरिड मैन के साथ जो रेशियो है वो कितना है, 1:3। कुछ और भी बेटा आपसे पूछ सकता है, लेकिन अगर आपने ट्री बना लिया तो सब कुछ निकालना आसान हो जाएगा। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को ना आपको इसी तरीके से अप्रोच करना है, ना कि एक्स मान के। तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा भी डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे बोल रहा है कि देयर आर 12 फ्रेंड ABCDEFGHIJKL हु invested money in sub business in the ratio इतना इतना, and the duration for which they invested in the money is this respectively, who will get the maximum profit at the end of the year। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो। देखो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में ना बेटा, कभी भी क्वेश्चन आपको अगर पार्टनरशिप का दिख रहा है तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि जो प्रॉफिट का रेशो होता है, प्रॉफिट का रेशो हमेशा बेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो की फॉर्म में। ध्यान रखो इसका मतलब क्या है, लेट्स से एग्जांपल की तरह आप समझो, हमारे पास 2 पर्सन है ए और बी। ए ने बेटा 4,000 रुपये इन्वेस्ट करे, ठीक है, और 4,000 रुपये इन्वेस्ट करे, टाइम क्या है इसका, टाइम है इसका 6 महीने मान लेते हैं। एक पर्सन है बी जिसने बेटा 7,000 रुपये इन्वेस्ट करे, ठीक है, कितने टाइम के लिए, लेट से बेटा 12 महीने के लिए, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि भाई अब इन दोनों का जो फायदा होगा ना, उसमें बताओ कि वो फायदा किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना जो रेशो होगा ना इनके, प्रॉफिट का जो रेशो होगा, प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, हमेशा उनके इन्वेस्टमेंट कितना है, ए का 4,000 कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, बी का इन्वेस्टमेंट 7,000 कितने टाइम के लिए, 12 महीने के लिए। यानी कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशो होता है पर्टिकुलर एक पर्सन का, उसी रेशो में हम जो है उनके लाभ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बेसिकली क्या मिलेगा यहाँ से आपको, ये मुझे मिला ए और बी के प्रॉफिट का रेशो। तो ध्यान रखना प्रॉफिट का रेशो हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। यहाँ से आपके पास रेशो आ जाएगा 4:14, दैट इज इक्वल टू 2:7। आपका आंसर ये क्या है, ए और बी के लाभ का रेशो, यानी कि जो लाभ हुआ ना इनको इन्वेस्टमेंट के बाद, वो लाभ इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ये समझ आए ना, अब देखो ये क्वेश्चन देखने में लगता है बहुत लंबा सा। उसने बोला कि 12 दोस्त हैं, इन्वेस्टमेंट का रेशो आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है।
और उनके ड्यूरेशन का भी दे रखा है, टाइम का आपको बेटा रेशो दे रखा है 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिस्पेक्टिवली। हु विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अगर मैं इनके लाभ के रेशो की बात करूं तो बेटा लाभ का रेशो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, यानी कि 1 इंटू 12 कितना जाएगा 12 रेशो, 2 इंटू 11 कितना हो जाएगा यहाँ से 22 रेशो, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा यहाँ से 30 रेशो, 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा यहाँ से 36, इसके बाद 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा 40 रेशो। इसके बाद देखो कहाँ तक पहुँचे हम, 5 और 8, 7 6 ज़ा 42, इसके बाद देखो 7 6 ज़ा 42 आपको दिख रहा है, इसके बाद क्या जाएगा बेटा 8 5 जा 40। अब क्या हो गया देखो ये घटना शुरू हो गया, अब क्या होगा ये रिपीट करेगा अपने आप को, 40 के बाद क्या आएगा 36, उसके बाद क्या आएगा 30, उसके बाद क्या आएगा 22 और लास्ट में क्या जाएगा 12, क्योंकि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दे रखे थे 12 लोग। आपसे पूछा है कि सबसे ज्यादा फायदा इसको 12 हुआ, इसको 22 हुआ, इसको 30 हुआ, इसको 36, इसको 40, इसको, यानी कि इन दोनों को क्या हो रहा है 42 42, तो सबसे ज्यादा फायदा इन दोनों को हुआ। ये कौन से पर्सन है, तो ए बी सी डी ई एफ और जी, ये कौन से है बेटा एफ और जी, आपका आंसर किस ऑप्शन में आ रहा है, चार्ली ऑप्शन में आ रहा है, बोथ एफ एंड जी। क्लियर है ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे पार्टनरशिप का याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ महेश एंड कमलेश आर इन द रेशो 1:2 एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशो 1:3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, पता होना चाहिए। यहां पे आपको दे रखा है कि उनके इनकम का रेशो, ठीक है, किस किस के, महेश और कमल, तो महेश और कमल का इनकम का रेशो जो आपको दे रखा है दैट इज 1:2 एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशो, ठीक है, और उनके बेटा महेश और कमल के जो एक्सपेंसेस का रेशियो है वो कितना है 1:3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो आपको एक चीज पता है, मैंने आपको बताया था कि भी रेशो का मतलब हम कह सकते हैं, अगर मैं पर्टिकुलर रेशो की बात कर रहा हूं ना, तो महेश की इनकम कितना है 1 यूनिट, कमल की 2 यूनिट, महेश का एक्सपेंडिचर कितना है 1 यूनिट और बेटा कमल का एक्सपेंडिचर कितना है 3 यूनिट। लेकिन दिक्कत क्या है, रेशो है आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। यहां पे दिक्कत क्या है कि उसने बोल दिया कि भाई महेश से मोर देन व्हाट कमल से, पर इतना तो आपको समझ आएगा यहां से कि जो महेश की इनकम है ना वो कम है किससे, कमल से, ये बात आप श्योर है। यहां पे देखो महेश का जो एक्सपेंडिचर है ना वो कम है किससे, कमल से, कितना कम है हमें नहीं पता, इनकम क्या है हमें नहीं पता। तो ध्यान रखना रेशो से आप बेटा कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। और 2024 के सेकंड वाले एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ रखा था स्टेटमेंट की फॉर्म में, रेशो आपको दे रखा था और पूछा था व्हाट इज द सेविंग, ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो आपको दे रखा था और वहां पे आपसे पूछा था कि भाई व्हाट इज देयर सेविंग। तो रखना रेशो से कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं आप कर सकते जब तक आपको कोई ना कोई एक वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ना दे रखी हो। उसने क्या बोला है, कमल से इतना इतना सेविंग ऑफ बोथ ऑफ देम आर इक्वल, कमल से मोर देन व्हाट, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन हु सेव मोर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डेल्टा। ये बताने के लिए ना कि कौन कितना सेव कर रहा है, आपके पास कोई ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा डेल्टा। अगला क्वेश्चन, एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप का है, अभी मैंने आपको बताया था, विद ₹700 एंड 600 रेस्पेक्टिवली। एक्स और वाई दो पर्सन है जो बेटा 700 रुपये और 600 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 महीने के लिए। एक्स विड्रॉल 2/7 ऑफ हिज स्टॉक बट आफ्टर 3 मंथ, ठीक है, ही पुट बैक 3/5 ऑफ द व्हाट ही हैड विड्रॉल, द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹726। एक साल के बाद ध्यान रखना एंड ऑफ द ईयर उन दोनों का जो लाभ है टोटल लाभ वो कितना मिला 726। बस आपको ये बताना है कि बताओ भी एक्स को उस 726 में से एक्स को बेटा कितने रुपए मिले। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दो लोग हैं ना एक्स और वाई, तो इनके जो लाभ का रेशो होगा वो हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो के बराबर होगा। तो एक्स कितना इन्वेस्ट कर रहा है, एक्स ने इन्वेस्ट किया 700 रुपए, कितने टाइम के लिए, आफ्टर 3 मंथ एक्स विड्रॉल 2/7 ऑफ हिज स्टॉक,
ठीक है, 3 महीने तक, 3 महीने बाद कुछ बदलाव हुआ ना, मतलब एक्स ने बेटा 3 महीने तक इस्तेमाल मतलब इन्वेस्ट किए 700 रुपये, 3 महीने बाद क्या हुआ, उसने 2/7 ऑफ हिज स्टॉक जो है उसने इन्वेस्ट मतलब हटा दिया। तो 3 महीने के बाद बेटा कितना हटा दिया, विड्रॉल कितना किया इसने, 2/7। तो 2/7 का मतलब कितना हो जाएगा, 2/7 डिवाइड करेंगे 100 200, ठीक है, तो 200 रुपये उसने विड्रॉल कर दिए, तो बचा कितना बेटा यहाँ से 500। मतलब कितना इन्वेस्ट कर रहा है वो आगे, अब 500 इन्वेस्ट कर रहा है। कितने टाइम के लिए करा है, बट आफ्टर 3 मंथ, ठीक है, ध्यान रखना अगले 3 महीने बाद। तो इसका मतलब कितना है, यहाँ पे टाइम कितना हो गया ये, इसका मतलब ये है अगले 3 महीने बाद का मतलब अगले 3 महीने के लिए, अगले 3 महीने के लिए उसने 500 रुपये लगाए। इन 3 महीने के बाद हुआ क्या है, ही पुट बैक 3/5 ऑफ वॉट ही हैड विड्रॉल। बेटा विड्रॉल क्या था कितना, 200, उस 200 का 3/5 उसने वापस से ऐड कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 120 उसने जो है ऐड कर दिया। तो 120 ऐड करा किसमें, 500 में, कितना हो जाएगा अब ये 620। कितने टाइम के लिए, टोटल उसने बोला ना 1 साल के बाद। देखो 3 महीने ये हो गए, 3 महीने 6 महीने हो गए ना, तो 1 साल कंप्लीट होने के लिए हमारे पास कितने महीने बचे, 6 महीने बचे। तो ये क्या मिला आपको, ये मिला है बेटा कि पूरे 1 साल में ए ने बेटा कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, फिर भले ही चाहे वो कितने ही पार्ट्स में हो। तो आप इसको कह सकते हैं कि भाई जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारा प्रॉफिट है पी का और वाई का, उसका रेशो क्या हो जाएगा, उसका रेशो क्या होगा, ये है पूरा आपका बेटा किसका इन्वेस्टमेंट, एक्स का इन्वेस्टमेंट। तो कितना होगा देखो, 7 या 2100 प्लस 1500 प्लस, ठीक है 3720, रेशो वाई ने बेटा कितना इन्वेस्ट किया है, 600 रुपये। कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए। उसने जो है कोई भी अमाउंट उसमें से ना तो निकाला है और ना ही उसमें ऐड किया है। ये आपके पास क्या आ गया, एक्स और वाई के इन्वेस्टमेंट का रेशो। तो कितना जाएगा देखो, 0 से 0 काट देंगे, तो ये बनेगा बेटा 210, 150 और क्या ऐड कर देंगे इसमें 372। तो कितना जाएगा, 7 और 5 12 और 1 13 का 3, हाथ से लगा 1 2 3 5 6 और 1 7, 732। तो 732 रेशो 60 इंटू 12। जैसे बेटा आपको 4 से कटता हुआ दिख रहा है, काट देंगे, 4 एकम 4, 3 गया इसमें 32, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12। यहाँ पे देखो 4 से काटेंगे तो 60 इंटू 3। किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है बिल्कुल। कितनी बार जाएगा, 3 चौंग 18, 3 एकम 3। तो रेशो कितना है आपके पास, 61 रेशो 60। मतलब एक्स और वाई के लाभ का रेशो कितना है, 61 रेशो 60। आपके हिसाब से लाभ कितना हो गया, 121। क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो रहा है, 726। ठीक है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना है बेटा, 6 आ गई। किसका पूछा है, एक्स का। कितना मिला है एक्स को, एक्स को मिला है 61 यूनिट। तो 61 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एकम 6, 6 छंग 36। तो बेटा 366 आपका आंसर, दैट इज ब्रावो। तो ध्यान रखना पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में आपको बस ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए था, या फिर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशो होगा ना, वही उनके लाभ का रेशो होता है। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे बोल रहा है बेटा, देखो वेरिएशन के क्वेश्चन मैंने बेटा सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रा के अंदर भी डाले हुए थे और यहाँ पे भी जो है इनको मैंने डाला हुआ है। द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, ध्यान रखो, जो डायमंड की कॉस्ट है ना, जो डायमंड की कॉस्ट है वो डायरेक्ट बेटा वेरी कर रही है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, उसके वेट के स्क्वायर पे वेरी कर रही है। तो उसने आगे क्या बोला है देखो, अ डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस विद देयर वेट इन द रेशो। 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है, और चारों पार्ट के जो वेट का रेशो है ना, वो कितना दे रखा है आपको, 1:2:3:4। रेशो में मैंने क्या बताया था, मतलब वेट 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 3, 4 की वैल्यू 4। अगर मैं सबको ऐड कर दूं क्या जाएगा, टोटल का वेट। तो बेटा डायमंड का जो टोटल वेट था, डायमंड का जो टोटल वेट था वो कितना है, 4 3 7 2 और 1 10। तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी उस टाइम पे, तो ध्यान रखना कॉस्ट क्या कर रही है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेट का स्क्वायर। तब कितना जाएगा ये 100 बेसिकली। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर लेके चलूँ तो एक्स स्क्वायर ही बच जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब आप बेटा
प्रपोर्शन का साइन हटाएंगे तो क्या आता है, कोई कांस्टेंट आएगा, तो मान लिया वो ये था, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 100x, ठीक है, स्क्वायर मान लो, जो भी मानना है आपको, अगर इसकी फॉर्म में मानोगे तो रेशियो हटाओगे तो आप कितना जाएगा 100x स्क्वायर। अब अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो 1 का स्क्वायर बेसिकली x का स्क्वायर x, 2x का स्क्वायर कितना जाएगा बेटा 4x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, और 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर। 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। ये कब है, टूटने के बाद उसका प्राइस, क्योंकि जो प्राइस है ना वो वेट के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर वो टूटा ना होता तो वेट कितना था 100x स्क्वायर, टूटने के बाद उसका वेट कितना है 30x स्क्वायर। तो बेटा टूटने के बाद कितना वेट उसका घट गया, आप बोलोगे 70x स्क्वायर, और इस 70x स्क्वायर की वैल्यू कितना है यहाँ पे 70,000। एक जीरो से एक जीरो जाएगा बेटा, सॉरी ये जीरो है आपके पास, ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कटा यहां से, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, ये 1000, ठीक है। तो x की वैल्यू, अच्छा ये तो 10 का क्यूब जा रहा है यहाँ पे, अब क्या गड़बड़ी कर दी हमने, इफ द लेस इन द टोटल वैल्यू दिस इज इक्वल टू, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल डायमंड। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट अगर हमने x माना है तो बेटा ये वैल्यू आएगी, ये ध्यान रखो, ठीक है। ये थोड़ा सा एरर कर दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि x यहाँ पे नहीं मानना, आपको रेशो में नहीं मानना है, ध्यान रखो। मैं इसको अलग पेन से कर देता हूँ अभी, एक बार दोबारा देख लो इसको यहाँ से। देखो हमने आपको पता है जब बेटा प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, यानी कि कॉस्ट क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट और वेट का स्क्वायर, ठीक है। तो वेट कितना था पहले 10, तो अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो कॉस्ट कितनी आई, देखो कॉस्ट आ जाएगा x इंटू 10 का स्क्वायर। अब जब इंडिविजुअली इनको ब्रेक करा तो वेट कितना जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स सब में आ जाएगा, तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया। तो यानी कि टूटने के बाद कॉस्ट कितनी आई, तो 4 सॉरी स्क्वायर होगा सबका, कितना जाएगा यहाँ से 4 चौक 16 3 3 9 2 दूनी 4 और 1, तो कितना जाएगा बेटा 30x। ये कितना आ गया यहाँ से 100x। तो दोनों के प्राइस का डिफरेंस कितना है, यानी कि कॉस्ट का डिफरेंस कितना है, टूटने से पहले टूटने के बाद कितना जाएगा ये 70x, क्योंकि आपको इस पे काम करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 70x की वैल्यू कितना है यहाँ से, 70x की वैल्यू है बेटा आपका 70,000। कितना घटा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 70 से कितना गया 0 7 से काटेंगे तो 1000, कितना जाएगा बेटा ये 1000। तो कॉस्ट है कितना, कॉस्ट है आपके पास बिना टूटे 100x। तो जब आप x की वैल्यू 1000 यहाँ पे डालोगे तो कॉस्ट जो डायमंड की बेटा ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी 100 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू, ठीक है। तो कितना जाएगा यहाँ से ये 3 और 2 5, यानी कि 1 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख। बेटा कितना ऑप्शन में आ रहा है, एक ऑप्शन में आ रहा है, दैट इज अल्फा, ठीक है। क्लियर है ना ये चीज, ध्यान रखना इस चीज को। आगे देखो बेटा, लीला गॉट मैरिड 6 ईयर एगो, ठीक है, 6 साल पहले उसकी जो है शादी हो चुकी है। टुडे हर एज इज 1 कंप्लीट 1/4 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। हर सन्स एज इज 1/10 टाइम हर एज, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हर सन। हो सकता है बेटा आपको क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज की वजह से टफ लगे, ठीक है, मैं इसको फिर भी एक स्टार दे देता हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, है ना। अब उसने आपसे क्या बोला है कि भाई लीला जो है ना 6 साल पहले बेटा मैरिड हो चुकी थी। देखो रेशो के अंदर और एजेस वाले क्वेश्चन में खासकर मैंने आपको बताया था कि एज हमेशा सेम रेट से इंक्रीज होती है, सेम रेट से डिक्रीज होती है। अच्छा एक चीज देखो, आप मानो कि आज जो उसकी एज है ना बेटा, ध्यान रखो, लीला की जो प्रेजेंट एज है वो आपने मान ली x, 6 साल पहले की एज मान लो y, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है, इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 6 साल। समझ आ रहा है। एक तरीका और भी है, मैं आपको इसमें जो लिखवा दूंगा, क्या बोला उसने, टुडे हर एज इज 1 कंप्लीट 1/4 टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। और बेटा उसकी शादी कब हुई है 6 साल पहले, तो 6 साल पहले की एज आपने मान ली भाई, आज कितनी एज है x, तो क्वेश्चन के हिसाब से एक इक्वेशन बना दो। 1 कंप्लीट 1/4 का मतलब कितना है 4 एकम 4 5/4। तो जो आज की एज है ना उसकी वो 5/4 टाइम्स है कौन सी एज की, y के, जो एज उसकी बेटा मैरिज के टाइम पे थी, और मैरिज हुई है उसकी 6 साल पहले।
तो यहाँ से आप देखोगे x और y का रेशो कितना आ गया 5/4। इसका मतलब आज उसकी एज कितना है 5 यूनिट, 6 साल पहले उसकी एज कितनी थी 4 यूनिट। दोनों की एज का डिफरेंस आपके हिसाब से कितना है बेटा 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखी है 6 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल। क्या पूछा उसने, व्हाट इज दी प्रेजेंट एज ऑफ हर सन। अगर उसके सन की एज कितना है बेटा 1/10 टाइम्स ऑफ हर एज, आज की एज कितना है उसका 5 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 30, और बेटा इसके बेटे की एज कितना है इसका 1/10, तो सन्स एज कितना जाएगा इसका 30 का 1/10 एंड दैट इज 3 ईयर, यानी कि चार्ली आंसर। क्लियर है। देखो ये अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। आप इसको x मान के, आप देखो एक तरीका और भी है बेटा, हो सकता है आप लोगों ने वैसे सोल्व किया हो। प्रेजेंट एज हमने मान लिया लीला की x है, आपको पता है 6 साल पहले की एज क्या होगी, ठीक है, तो एज 6 ईयर एगो, आपको पता है x माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि हम बेटा देखो एज हमेशा सेम रेट से इंक्रीज होती है, सेम रेट से डिक्रीज हो जाएगी। तो 6 साल पहले की एज कितनी हो जाएगी x माइनस 6। अब क्या बोला है उसने कि जो प्रेजेंट एज है ना वो बेटा कितना है 5/4 टाइम्स ऑफ द एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, और मैरिज के टाइम पे एज कितनी है x माइनस 6। तो ये सॉल्व करेंगे 4x 5x माइनस 30, तो x की वैल्यू कितना आ गया 30। x क्या है प्रेजेंट एज ऑफ लीला, और उसके बेटा सन की एज कितना है 1/10 ऑफ हर प्रेजेंट एज दैट इज 3 ईयर। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ये समझ में आ गया ना तो बेटा रेशो के हर क्वेश्चन पे आपको बिना x माने आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इन ए क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स, क्या बोल रहे हैं आपसे, द रेशो ऑफ गर्ल टू बॉय इज 4:3। इफ 4 गर्ल्स लीव द क्लास द रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज वुड बी। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 49, और इन 49 में द रेशो ऑफ गर्ल टू बॉय, ध्यान रखो, ठीक है, गर्ल और बॉय का रेशो कितना है बेटा 4:3। इसका मतलब कितना है, गर्ल है 4 बॉय है 3, ठीक है, तो दोनों का समेशन 7, लेकिन इस 7 की वैल्यू कितना है 49, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 7 यूनिट। क्या पूछा है, अगर 4 गर्ल वहां से बेटा चली जाएं तो रेशो क्या होगा। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं गर्ल्स कितनी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा बेटा 28, और 3 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि बॉयज कितना है 3 यूनिट, तो कितना जाएगा 21। ठीक है, ध्यान रखो, ये है गर्ल्स ये है बॉयज, गर्ल्स कितनी है 28, बॉयज कितने हैं 21, 4 गर्ल्स चली गई माइनस कर दो, कितनी गर्ल्स बची 24। बेटा बॉयज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, निकाल दो इनका रेशो। गर्ल्स टू बॉयज का आपसे जो है रेशो पूछा है, कितना जाएगा यहाँ से, किससे कट रहा है ये, तो 3 से काट देंगे, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, तो आपका आंसर हो जाएगा 8:7, दैट इज ब्रावो। और बेटा ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, द रेशो ऑफ 2 नंबर इज 1:5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 320, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दीज 2 नंबर्स। ठीक है, उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस आपको बताना है। देखो 2 नंबर का रेशो है, मान लिया वो नंबर ए और बी थे, ए और बी का रेशो कितना दे रखा है बेटा 1:5। ध्यान रखो इसका मतलब क्या है, वो नंबर कितना है 1, दूसरा नंबर कितना है 5, आपको क्या दे रखा है उन दोनों का प्रोडक्ट एंड दैट इज 320। अब देखो आपको बस ये समझना है बेटा, जैसे मान लो अगर मैं इसको x मान के सोल्व करता तो आप क्या करोगे, a की वैल्यू कितना है बेटा x और b की वैल्यू कितना है 5x, आपको क्या दे रखा है a इंटू बी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 5x² विच इज इक्वल टू 320, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितना जाएगा 5 6 30 और बेटा 5 4 20, तो x की वैल्यू कितना जाएगा 8। क्या पूछा आपसे, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दीज 2 नंबर, ठीक है, उन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस आपको बताना है। तो अगर x की वैल्यू 8 है तो एक नंबर कितना आ गया बेटा 8, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 40। आपसे पूछा है उनके स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि 40 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, आप लगा सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो a माइनस बी कितना जाएगा यहाँ से 32, a प्लस बी कितना जाएगा बेटा यहाँ से 48। देखो रेदर देन कि आप मल्टीप्लाई करो, क्या सिखाया है मैंने, आइदर डिविजिबिलिटी यूनिट डिजिट और या फिर बेटा डिजिटल रूट। देखो 8 दूनी 16, ऑप्शन में देखो लास्ट में 6 बेटा कितनों में आ रहा है
जिसमें लास्ट में 6 आ रहा होगा ना वही आपका आंसर है। इसका मतलब पहला आंसर नहीं हो सकता और डेल्टा आंसर नहीं हो सकता। काम किस पे करेंगे अब हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। हम काम करेंगे डिजिटल रूट पे। कैसे करते हैं? 3 और 2 5, 8 और 4 12, 12 का मतलब 3, तो 5 क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो 5 दिया 15, 5 और 1 6। इन दोनों ऑप्शन में से जिसका भी डिजिटल रूट 6 है वो आपका आंसर हो गया। बिना मल्टीप्लाई करे आपने आंसर निकाल दिया। 6 और 3 9, 5 और 1 6 आंसर हो सकता है। अगला चेक करो यहाँ पे। ठीक है बेटा, 6 और 3 9 और 5, इसका डिजिटल रूट कितना आया? 5। इसका मतलब ये आंसर नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? चार्ली आपका आंसर। अब देखो, जिन बच्चों को डिजिटल रूट नहीं आता तो बेटा सीखो। ठीक है, ये सीखना बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, होता क्या है देखो, डिजिटल रूट का मतलब है लाइक आपके पास एक नंबर है, मैंने बोला 1 2 3 4 5। ध्यान रखो, डिजिटल रूट का मतलब होता है 9 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर ऑब्टेन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिजिटल रूट। अब ये जो 9 से डिवाइड करके बेटा रिमाइंडर फाइंड करने वाली बात है ना, ये हम करेंगे डिजिट का सम करके। इस नंबर को देखो 1 2 3 4 5, क्या करेंगे यहाँ पे? डिजिट का सम करेंगे। तो डिजिट का जब हमने सम किया कितना आ रहा है? देखो 5 और 4 9, और बेटा डिजिट का सम करते हुए जहां पे भी 9 या 9 का मल्टीपल आएगा उसको छोड़ दो। जैसे 5 और 4 9, इसको एडिशन में काउंट नहीं करेंगे। क्या मिला इसके बाद? 3 और 2 5 और 1 6। तो यानी कि डिजिट को ऐड करके जो भी नंबर आता है ना वो आपका क्या है बेटा? रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर बाय 9। यानी कि जब मैं इस संख्या को 9 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो 6 है, और उसी रिमाइंडर को हम क्या बोलते हैं? डिजिटल रूट। ध्यान रखना, डिजिटल रूट हमेशा सिंगल डिजिट में आएगा। लाइक जैसे इसमें देखो, अब हमने क्या करा था? 3 और 2, यहाँ पे मिला 5, यहाँ पे क्या करा? 8 और 4 12। तो 12 को भी ना हमने बेटा सिंगल डिजिट में ऐड कर दिया, 2 और 1 3। तो यहाँ से क्या मिला मुझे? 3। जो भी साइन है ना अब बीच में, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन होगा तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्ट उनको हम कर देंगे। डिवाइड पे हम अवॉइड बेटा इसको अभी करेंगे। अब क्या है बीच में? मल्टीप्लाई। 5 दिया 15, 15 का मतलब क्या है? 5 और 1 6। यानी कि ये जो नंबर है ना इसका डिजिटल रूट क्या है आपके पास? 6। ऑप्शन में देख लो इन दोनों में से क्या है। यहाँ पे देखो 6 और 3 9, काउंट नहीं करेंगे। जहां पे 9 या 9 का मल्टीपल आएगा उसको एडिशन में काउंट नहीं करेंगे। 5 और 1 6 आंसर हो सकता है। अगला वाला चेक करो, 6 और 5 11, 11 का मतलब कितना है? 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5। मतलब इस वाली वैल्यू का डिजिटल रूट कितना आ रहा है? 5। हमें क्या चाहिए? 6। 1 का है, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ बेटा आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप बेटा कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, जुड़े रहे बेटा हमारे साथ। तो जितने भी बेटा हम सेशंस लेके आ रहे हैं ना आप सभी बच्चों के लिए, उसमें हम ऐसे ही ना कॉन्सेप्ट के साथ साथ पास्ट टेस्ट को भी हम इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।